हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 HE ऑप्शनल का हम क्वेश्चंस 4, 5 और 6 का हल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस 4 का हल हम देखते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। एक कक्षा है, मान लीजिए 10th का ही है, और उस सभी विद्यार्थी को, कक्षा 10 के विद्यार्थी को कहाँ खड़ा होना है? पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, यदि बोल रहा है कि पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। बोला कि अगर पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होंगे तो पंक्ति की संख्या पहले की अपेक्षा एक कम होगा। फिर बोला है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, बोला कि अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दे तो 2 पंक्ति अधिक बनती, पहले की अपेक्षा 2 पंक्ति अधिक बनती। मान लीजिए कि अगर पंक्ति की संख्या, अगर ध्यान से देखिए, पंक्ति की संख्या अगर मान लेते हैं 9 है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या अगर हम मान लेते हैं 4 है, तो बताइए कुल विद्यार्थी कितना होगा? तो कितना होगा? 36। क्या किए? तो ध्यान से देखिएगा, पंक्ति की संख्या को एक पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देते हैं तो टोटल विद्यार्थी मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि पंक्ति की संख्या 10 है, पंक्ति की संख्या कितनी है? 10, और एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी है। फिर से, अगर पंक्ति की संख्या 10 है और एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी होंगे तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 30। क्या किए? पंक्ति की संख्या को एक पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थी कितना? 3, तो टोटल विद्यार्थी कितना? 30। तो हमसे क्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, तो टोटल विद्यार्थी क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो पंक्ति की संख्या को एक पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही कुल विद्यार्थी की संख्या होगी। तो चलिए क्वेश्चंस को हम आराम से बनाते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चंस 4 ये ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक है, ये परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? क्या मानेंगे? पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x, यानी पंक्ति की संख्या को एक पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे। अब प्रश्न के मुताबिक देखिए, तो विद्यार्थी तो वही होंगे। मान लेते हैं कि अगर कक्षा में 36 विद्यार्थी है,
अगर मान लेते हैं पंक्ति की संख्या 9 लगाते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 लगाते हैं तो 36। अगर पंक्ति की संख्या को कम कर दे तो पंक्ति की संख्या अगर हम कम कर देंगे तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 36 ही होंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि टोटल विद्यार्थी हमारा प्रत्येक केस में कितना मिलेगा? x गुना y ही मिलेगा। बेशक हम पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को बढ़ा देंगे तो पंक्ति की संख्या कम हो जाएंगे, लेकिन कुल विद्यार्थी कितने होंगे? x गुना y ही होंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पहले प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी था? y। तो बोला कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होने का मतलब प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितना होगा? पहले कितना था? एक पंक्ति में y था और प्रत्येक पंक्ति में 3 बढ़ा दिया तो प्रत्येक पंक्ति में अब कितना हो गया? y प्लस 3 विद्यार्थी। अच्छा, तो पंक्ति की संख्या पंक्ति तो एक पंक्ति कम लगती। पहले पंक्ति कितना था? x, अब कितना लगा? एक कम, यानी x में से 1 घटा दिया। तो ये देखिए पंक्ति की संख्या हो गया और ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। अगर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कुल विद्यार्थी, और वह कुल विद्यार्थी कितना होगा? x गुना y की इक्वल। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं तो टोटल विद्यार्थी हमको क्या मिलेंगे? x गुना y ही मिलेंगे। अब इसको हम आराम से सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, गुना किया तो x से इसको गुना किया प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल x गुना y। फिर से देख लीजिए, अगर आप xy फिर माइनस y 3x माइनस 3। अब देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर बचा 0, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे? 3x माइनस y, इसको इधर ले चला तो प्लस 3 देन 1। बात समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। पुनः प्रश्न क्या कहता है बच्चों? पुनः प्रश्न को देखिए, फिर कह रहा है कंडीशन 2 में यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी प्रत्येक पंक्ति में बोला कि 3 विद्यार्थी कम कर दे, तो पहले प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी था? y। अब हम क्या कर दिए? 3 कम कर दिए। ठीक है, तो बोला तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। पहले कितना बनता था? x पंक्ति था, अब कितना बन जाएगा? x प्लस 2। तो ये आपका पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो कुल विद्यार्थी मिलेगा, और वह कुल विद्यार्थी कितने के इक्वल होगा? x गुना y के इक्वल होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहां से आपका हो गया x y प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6x इंटू y। फिर से देख लीजिए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और आपका हो जाएगा 2y, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस 3 और माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। बात समझ में आ रहा है बच्चों? इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, सॉरी 2, पहले माइनस 3x को लिख देते हैं, माइनस 3x को लिख देते हैं, फिर प्लस 2y को लिखते हैं, इधर इसको ले जाते हैं 6। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे कि कुछ कॉमन तो होगा नहीं, ये आपका समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण कितना हो गया? 2। फिर से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा वो एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 3 और माइनस 6, ये से कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 2y और प्लस 6 इक्वेशन 2। बात समझ में आया? अब हम क्या काम करेंगे बच्चों? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो 3x है और ये 3x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक चर लुप्त हो जाएगा। जब एक चर लुप्त हो जाएगा तो हम y का मान हम पता कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से। बात समझ में आ रहा बच्चों? तो चलिए इधर ही काम कर लेते हैं।
इधर हमारे पास जगह है तो करते हैं यूज। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल कितना 3। देन दूसरा क्या है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। ऐड किया जा रहा है, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा y बराबर 9। अब हम क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में y का मान देने या रखने पर, ठीक है बच्चों, तो अगर हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये आपका कितना है 3x माइनस, देखिए, और y के पैलेस पर कितना चला जाएगा 9, y के पैलेस पर कितना चला जाएगा 9, कितने के इक्वल होंगे 3 के इक्वल होंगे। तो अगर आप यहां से x निकालिएगा तो ये -9 इधर 3 की तरफ चल जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना मिलेंगे +12। तो अगर आप x निकालिएगा तो 12/3 तो कितना मिल जाएंगे 4। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर है x गुना y, देन x का मान 4, y का मान 9, तो कितना मिल जाएंगे सर 36। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 36 होगी। बात समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या था, आसान था, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, चलिए मिटा देते हैं। अब क्वेश्चंस हम 5 को देखेंगे, इसको देखेंगे क्वेश्चंस 5 को। तो क्वेश्चंस 4 को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, जिससे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, जगह बच जाएगा। देखिए क्वेश्चंस 5 को देखते हैं, कहता क्या है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज क्या है एबीसी है, और कोण सी जो है 3 कोण बी, मतलब कोण सी का जो मान है कोण बी का तिगुना है, और कोण सी किसके इक्वल है, तो 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। तो इसका मतलब जानते हो बच्चों, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। चलिए, तो हमारे पास गिवन क्या है लिख देते हैं। तो दिया है कोण सी बराबर कोण 3 कोण बी, 3 इंटू कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण सी बराबर 3 कोण बी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोण सी बराबर ये भी लिख सकते हैं, या 3 कोण बी बराबर ये भी लिख सकते हैं। इसको ले लेते हैं, और 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। आप किसी दो को उठा के आप काम कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 कोण बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। अगर बी वाले के एक तरफ लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, 3 कोण बी घटे 2 कोण बी बराबर 2 कोण ए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कोण बी बराबर कोण 2a। देन ये एक इक्वेशन ले लीजिए, देन दूसरा ले लीजिए। फिर क्या बोल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हम जानते क्या है, 9th का एक प्रमेय है कि त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितने के इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए बच्चों, अगर आप सभी कोण का मान निकालना है तो आप क्या काम कीजिए कि जो कोण ए बी सी है या तो तीनों को ए के फॉर्म में बदल दीजिए, या तीनों को बी के फॉर्म में बदल दीजिए, या तीनों को सी के फॉर्म में। अगर मान लेते हैं ये ए है तो इसको भी ए के फॉर्म में कर दे, इसको भी ए के फॉर्म में कर दे, तो ए का मान निकल जाएगा। या इसको बी कर दीजिए, सी वाले को भी बी कर दीजिए, तो बी के फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या रिलेशन है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसी को हम क्या काम करते हैं, चलिए ए के फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। तो कोण ए को कोण ए ही छोड़ते हैं, कोण ए को कोण ए ही छोड़ते हैं। और कोण बी, तो देखिए कोण बी किसके इक्वल है? तो 2 कोण ए के, 2 कोण ए। अब हम क्या काम करेंगे, सी को भी ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सी किसके इक्वल है? तो 3 कोण बी कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से देखिए कि यहां पर कोण सी जो था, हमको सी के पैलेस पर क्या रख दिया? कोण 3b कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि कोण ए और ये रहा 2 कोण ए, बाद में इसको जोड़ेंगे, और 3 कोण बी। देखिए कोण बी का मान कितना है? 2a। तो यहां लिख देंगे 2 गुना कोण ए कितने की इक्वल? 180 डिग्री के इक्वल। फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, बारीकी से देखिए, ए के पैलेस पर ए गया, बी देखिए कोण बी, तो यहां से देखिए कोण बी किसकी इक्वल है? 2a की इक्वल। तो बी के पैलेस पर क्या डाल दिया? 2a डाल दिया। और कोण सी किसकी इक्वल है? 3 कोण बी के, तो कोण सी की पैलेस पर क्या चला गया? 3 कोण बी। देन कोण ए वैसे ही प्लस 2 कोण ए वैसे ही, 3 वैसे ही, कोण बी देखिए कितने इक्वल है? 2a। तो बी के पैलेस पर फिर क्या चला गया? 2a बराबर कितना? 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो गया कोण ए प्लस 2 कोण ए, 2 कोण ए प्लस 3 गुना 2 6 कोण ए कितने के इक्वल होंगे बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अगर इसको हम देखेंगे, ये हो जाएगा कोण ए 2, तो कितना? 9 कोण ए इज इक्वल 180 डिग्री। तो अगर हम यहां से कोण ए फाइंड करेंगे तो 180 भागा 9 यानी कितना डिग्री? 20 डिग्री। यानी कोण ए का मान कितना निकलेगा? कोण ए का मान कितना निकलेगा बच्चों? तो हम कहेंगे 20 डिग्री। अब देखिए, तो अब हम बी का मान निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो कोण बी कितने के इक्वल है बच्चों? तो देखिए समीकरण 2 में कोण बी जो है 2 कोण ए के इक्वल है। तो देन 2 कोण ए कितने डिग्री के इक्वल है? तो 20 डिग्री के। तो यहाँ कितना निकल गया? 40 डिग्री। तो कोण बी कितना डिग्री के इक्वल होगा? 40 डिग्री के। इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसे भी आप सी का मान जान क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 40 20 60, तो कोण सी कितना होगा? 120। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, या डायरेक्ट कह दीजिएगा कि कोण सी जो होगा 3b, 3 गुना बी। बी का मान कितना है? 40 डिग्री। तो 40 गुना 3, तो कितना मिल जाएंगे? 120 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण आपने ज्ञात कर लिया। ये बात समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो ये क्वेश्चंस क्या है बच्चों कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, इजी है। अगर आप सही से अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसको आपने उतार लिया, तो चलिए नोट डाउन कर लिया, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन 6 करेंगे उसके बाद। क्वेश्चन 6, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन सी में क्या है कि आपको ग्राफ खींचना है। तो पहले हम क्या काम करते हैं कि ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ पेपर को ड्रॉ कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये आपका x और ये आपका x डैश और ये आपका y और ये आपका y डैश। बिल्कुल समझ में आया। देन ये आपका ऑरिजिन हो जाएगा, देन 0, यहां पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये नापा हुआ नहीं है, हम लोग 1 2 3 4 5 6 देन 7। चलिए इधर रखते हैं -1 -2 -3। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जगह है ही तो। देन ये आपका -1 हो जाएंगे, इधर भी लिख देते हैं -1 -2 -3 और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देन -4 अंकित करते हैं। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण बहुवचन में है, मतलब एक से अधिक समीकरण दे रखा है। एक ये समीकरण है और ये एक समीकरण है कि ग्राफ खींचिए। तो पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के बाद हम नीचे कुछ और लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चंस का हल हम करेंगे। तो चलिए, तो ग्राफ खींचते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं, 1 2 और एक और बना लेते हैं। मिनिमम आपको x का 2 मान लेना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको y का 2 मान निकलेंगे। तो ये आप रखते हैं समीकरण 1 के लिए और एक और ग्राफ बना लेते हैं बॉक्स समीकरण 2 के लिए हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपका समीकरण 2 के लिए। ओके, देन ये आपका x है और ये आपका y है। ये आपका x और ये आपका y। तो अब हम क्या काम करेंगे बच्चों,
समीकरण 1 के लिए करेंगे, कहेंगे क्वेश्चन 6 समीकरण 1 से, यानी ये आपका समीकरण 1 लिया गया, ये आपका है 5x और ये है -y और ये आपका 5 है। ठीक है बच्चों, अब अपने मन से क्या काम करेंगे, x का मान लेंगे और तो x का मान लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके संगत हमारा y का मान निकलेगा। तो सबसे आसान होगा कि x बराबर आप 0 ले लीजिए। तो x बराबर 0 लेंगे बच्चों, लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर स्वेच्छा से आप ले सकते हैं कुछ भी, तो छोटा ही लेंगे, ये आपका 1 था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 0 माइनस y इज इक्वल 5। बात समझ में आया? तो यहां क्या हो जाएगा 0 माइनस y बराबर 5, तो अगर हम y निकालेंगे बच्चों तो -5 होगा। अगर y का मान निकालेंगे तो कितना होगा, -5 होगा। तो y का मान कितना निकल गया, -5। अब फिर हम रखते हैं, अब x बराबर 1 लेते हैं। ठीक है बच्चों, x बराबर 1 तो पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये आपका ध्यान से देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा, इसीलिए 5 गुना 1 माइनस y इज इक्वल 5। बात समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम और मिटा देते हैं। ये ग्राफ खींचिए, यहां तक तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ ही चुके हैं। ओके, तो अगर हम यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहां से आपका हो जाएगा 5y माइनस 5 माइनस y बराबर 5। तो अगर आप यहां से y निकालिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -y, ये 5 प्लस में है, इसके पास जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि y बराबर क्या मिल जाएगा, तो देन y बराबर 0 मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर कितना, 0। तो आपने x क्या लिया, 1, x क्या लिया 1, तो उसके संगत y का मान क्या निकल गया, 0। एक और मान ले सकते हैं, एक और मान ले लीजिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो x बराबर अगर आप ले लेते हैं, या आप 2 ही लेके विच कर सकते हैं। तो अगर हम ले लिए 0 तो ले ही लिया, 1 लेंगे तो 1 भी ले लिया, -1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, -1 लेने से 2 लेंगे, 2 लेंगे तो आपका हो जाता है 2 ले लीजिए। अगर x बराबर 2 लेंगे तो y हो जाएगा 5, ले लेते हैं, और ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे करते हैं बच्चों, कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं। ऐसे आपको मिनिमम 2 ही पॉइंट से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब हम क्या लेते हैं कि अब x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 गुना 2 माइनस y बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका हो जाएगा 10 माइनस y बराबर 5, तो माइनस y बराबर 5 और ये 10 गया तो -10, तो अगर y से निकालेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएंगे, 5। तो x बराबर 2 लिया, x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना निकल गया बच्चों, तो y का मान 5 निकल गया। तो ये समीकरण 1 के लिए हमने क्या बना लिया, बॉक्स को हमने भर लिया। अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या था, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि समीकरण आपका क्या था। तो दूसरा समीकरण था आपका अब समीकरण
2 से, किससे? 2 से। तो समीकरण 2 क्या था? हम आपको बताते हैं कि समीकरण 2 था 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 ओके, ये था। तो ये आपके समीकरण 2 हो गए। तो चलिए बच्चों, x बराबर यहां भी 0 लेते हैं, लिखेंगे अब x बराबर 0 लेने, x बराबर 0 लिया और समीकरण 2 में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, 3x है तो 3 गुना x के पहले इस पर 0 गया माइनस वाई इज इक्वल 3 तो ध्यान से देखिएगा कि आपका, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो देयरफॉर यहां से y बराबर हो जाएंगे -3। y बराबर क्या हो जाएंगे? 3, क्योंकि माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या मिल जाएंगे? -3। x बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या मिलता है? -3 मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम x बराबर 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं? अब पुनः x बराबर 1 क्या कर देते हैं? समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो x बराबर 1 पुट करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा 3 गुना 1 माइनस वाई इज इक्वल 3। तो यहां से अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर आपके मिल जाएंगे 0। ध्यान से अगर इसको सोल्व करेंगे तो y 0 मिलेंगे बच्चों। तो x बराबर 1 के लिए y का मान क्या मिलता है? 3 मिलता है। x बराबर 1 के लिए y का मान क्या मिला? 0। y का मान क्या मिला? 0। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। तो चलिए अब लेते हैं x बराबर -2 ले लेते हैं। x बराबर क्या लिया? -2। पुट कर देंगे तो 3 गुना -2 माइनस वाई इक्वल टू 3, देन हो जाएगा -6 माइनस वाई। तो आप प्लस ही ले लीजिए, आसान हो जाएगा। प्लस लेने से क्या होगा? बड़ा नहीं आएगा y का मान 3, तो यहां से माइनस वाई बराबर 3 -6, तो यहां से माइनस वाई बराबर -3 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या मिल जाएंगे? 3। तो x बराबर 2 लेने पर y का मान क्या मिलता है बच्चों? 3। अब देखिए, अब इसका आपको क्या करना होगा? ग्राफ खींचना होगा। तो हमने ग्राफ अंकित किया है, अब इसको हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले समीकरण के लिए x में कितना चलना है बच्चों? x में चलना है 0। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपको 5 भी x में चलना है -5। तो x में चलना है, थोड़ा सा तिरछा है तो कोई बात नहीं। चलिए, ये -4 और ये रहा आपका 5। ध्यान से देखिएगा, ये -4 और ये रहा आपका -5। ध्यान से देखिए, x में चलना है 0, तो y में कितना चलना है? -5। तो ये पॉइंट मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका x में आपने चला है 0, तो y में कितना है? -5। बात समझ में? देन दूसरा, x में चलना है कितना? 1, और y में कितना चलना है? 0। तो ये पॉइंट मिलेंगे, यानी ये मिलेंगे। x में चला आपने 1, देन y का मान क्या मिला? 0। देन दूसरा देखिए, x में चलना है 2 और y में आपको क्या मिलेंगे? 5। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, x में चला तो y में 5, ये आपका मिलेगा। x में चला 2, y में चला 5। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉइंट मिला। अब इन पॉइंटों को आपको मिलाना होगा।
तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार इसका सरल रेखा गुजरेगा। ये जाएंगे इस प्रकार। ये आपके समीकरण 1 का हो गया। स्केल तो है ही नहीं, हम लोग अप्रॉक्स लेके इसको चल रहे हैं, मतलब एक चलिए मान के चलिए। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए है। तो ये आपके समीकरण 1 के लिए ग्राफ है। चलिए ये 1 के लिए हो गया, ये समीकरण 1। देन समीकरण 2 के लिए x में चलना है 0, y में चलना है -3। x में चला 0, y में चला -3। तो x में चला 0, ये पॉइंट x में चला 0 और y में चला -3। तो ये पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है बच्चों। दूसरा x में चलना है 1 और y में चलना है 0। x में चलना है 1, y में 0, तो दूसरा पॉइंट यही होंगे। और तीसरा x में चलना है 2 और y में चलना है 3। ये मान लीजिए, ये आपका चला x में 2, x में कितना चलना है 2 और y में 3। ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पॉइंट 3। अब इसको मिटा लेते हैं। ये अब इसको आप खींचिए। तो जब आप इसको खींचिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका इस प्रकार आपका ग्राफ निकलेगा। ध्यान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्राफ हो रहा है। इसको काला से कर देते हैं। चलिए ये समीकरण 2 का ग्राफ है, ये समीकरण 2 का ग्राफ है। अब देखिए कह रहा है कि इन रेखाओं से, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इन रेखाओं, तो आपने 2 समीकरण का ग्राफ खींचा है तो 2 रेखा होगा, 2 रेखाओं और y अक्ष, मतलब 3 बात लेना है। y अक्ष को सम्मिलित करना है और इन रेखाओं को सम्मिलित करके से जो बनेंगे त्रिभुज, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अब देखिए कहां बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये आपके त्रिभुज बन रहे हैं। ये y अक्ष और इन रेखाओं से हम इसको अंकित करते हैं बच्चों, रंगते हैं, छांकित कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये y अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये देखिए, और इनके शीर्ष क्या होंगे, अगर आप इनके शीर्ष लिखिएगा तो त्रिभुज के शीर्ष मिलेंगे 1,0। देखिए त्रिभुज का शीर्ष। दूसरा क्या मिलेगा, x में चला 0, y में -3। x में चला 0, y में -3। तीसरा शीर्ष क्या मिलेगा, x में चला 0 और y में चला -5। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष देखिए, तीनों शीर्ष के कोऑर्डिनेट मिल गए और पूछ क्या रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। किसका, तो त्रिभुज, इसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम इस पर नाम कर देते हैं, इसका नाम लेते हैं a, इसका नाम लेते हैं a, इसका नाम लेते हैं b, इसका नाम लेते हैं
सी। ध्यान से देखिएगा ए बी सी। तो हम पहले क्या काम करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हमको निकालना क्या है? त्रिभुज, इसका नाम रख दीजिए डी। ये डी हमारा निकालना है बी डी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से माइनस कर लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस हम बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिटा देते हैं। तो देखिएगा फिगर आपके पास है, देखिए हमको निकालना क्या है, बी डी बी, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका डी है, बी डी और सी का क्षेत्रफल, यानी इसका काला से जो रंगा हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 आधार, तो देखिए आधार ये हो गया। तो इसकी लेंथ बताइए कितनी है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट है। कितना है, तो आधार हो जाएगा 1 गुना ए बी सी। इसका शीर्षलंब कितना होगा 5, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 5 घटे इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार भी इसका होगा 1 गुना शीर्षलंब। तो शीर्षलंब देखिए यहां से यहां कितना डिस्टेंस है 3, तो आप यहां से देखिएगा ये हो जाएगा आपका 5/2 घटे 3/2। तो देखिए अढ़ाई में से अढ़ाई इसको घटाइएगा तो आपका लघुत्तम ही ले लीजिए 2, 5 घटे 3 यानी 2/2 काटा 1 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल फिर से देखिए, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बीसीडी का, देखिए बीसीडी का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल घटा दिए, तो हमारा त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 वर्ग इकाई, और उसके शीर्ष भी हम आपको बता दिए। तो ये आप हमारे वीडियो को आप बारीकी से देखिए, अंतिम तक देखिए, आपको सीखने को निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो प्रोवाइड मिलता रहेगा। धन्यवाद।